आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा लेक्चर। कल अपन ने हड़प्पा सभ्यता में अपन ने देख लिया था, कल के टॉपिक में अपन ने अंतिम बिंदु जो पढ़ा था कि यहाँ से कौन कौन से अपन को उत्पादक मिल रहे हैं, जैसे चांदी सोना कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे इनका जो अधिकांश व्यापार होता था, चांदी का हो चाहे सोने का हो, इनका काबुल होते हुए होता था। इसके अलावा आज अपन देखने जा रहे हैं यहाँ व्यापार भी काफ़ी स्थिति में था, लेकिन व्यापार के साथ साथ पशुपालन भी काफ़ी स्थिति में था। तो देखिए आज अपन देख रहे हैं कि ये लोग जो पशुपालन करते थे वो किन किन जानवरों का पशुपालन करते थे, किन किन जानवरों को पालते थे। तो उनमें देखिए अपना गाय हुआ, भैंस हुआ, सूअर हुआ, हाथी हुआ, इन जानवरों को ये लोग पाला करते थे, बैल हुआ। लेकिन हाँ, परंतु इस सभ्यता से हमें कहीं से भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि घोड़ा इनका पशुपालन नहीं था, घोड़े को ये लोग नहीं पालते थे। लेकिन घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले हैं एक स्थान से मिले हैं, सुरकोटदा से। तो संभवतः हमारे लोगों ने अनुमान लगाया है कि ये आक्रमणकारियों के घोड़ों के निशान थे। किसके थे? आक्रमणकारियों के घोड़े थे। इनने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया, तो ये हमें एक ही स्थान से मिले। अगर घोड़ा इनका पालतू पशु होता तो अन्य स्थानों से भी हमें घोड़े के अस्थि पंजर या साक्ष्य प्राप्त होते। तो ये अपन देखने जा रहे हैं, अगला पॉइंट देख रहे हैं अपन दूसरे लेक्चर का। इसमें अपन देख रहे हैं कि इस सभ्यता में, कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। इस सभ्यता में पशुपालन भी, क्या? पशुपालन भी व्यापक स्तर पर था, यहां से हमें गाय, बैल, सूअर, हाथी आदि के साक्ष्य मिले हैं, परंतु घोड़े के नहीं। ये बात ध्यान रखना, परंतु घोड़े के नहीं। अब बात की मैंने घोड़े के अस्थि पंजर यानी घोड़े के साक्ष्य यहाँ से हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ एक स्थल कहाँ से, ये बात देखिए अपन, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस सभ्यता के एक स्थल, इस सभ्यता के एक स्थल सुरकोटदा से, कहाँ से? सुरकोटदा से। ये अंडरलाइन करना अपन को, कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो देखिए ये जो अस्थि पंजर हमें मिले हैं घोड़े के, कहाँ से मिल रहे हैं? सुरकोटदा से मिल रहे हैं। इससे हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, पुरातत्वविद के लोगों ने अनुमान लगाया कि यह जो अस्थि पंजर थे वो संभवतः आक्रमणकारियों के घोड़े के रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि इन्हीं अस्थि पंजरों के अध्ययन से पता चलता है कि ये लोग क्या, कौन से? हड़प्पा सभ्यता के लोग नीग्रो प्रजाति के, कुछ भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। कहाँ के थे? नीग्रो प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। लेकिन अधिकांश लोग इस सभ्यता को मिश्रित सभ्यता कहते हैं। ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई। तो आगे अपन देख रहे हैं अगला पॉइंट इसी में, इन्हीं अस्थि पंजरों से अध्ययन से पता चलता है, क्या पता चलता है? इन्हीं अस्थि पंजर के
अध्ययन से पता चलता है कि यह लोग नीग्रो प्रजाति एवं भूमध्य सागरीय, कैसे थे? भूमध्य सागरीय। देखिए नीग्रो प्रजाति के थे, भूमध्य सागरीय थे, कुछ द्रविड़ प्रजाति के थे। कैसे? द्रविड़ प्रजाति के थे। कैसे थे? द्रविड़ प्रजाति के थे। अब देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो यह सभ्यता, इस सभ्यता से नीग्रो प्रजाति के लोग भी मिल रहे हैं, भूमध्य सागरीय भी मिल रहे हैं साक्ष्य, और द्रविड़ प्रजाति के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। और वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह सभ्यता कैसी थी? मिश्रित सभ्यता थी। इस सभ्यता में सभी प्रकार के नागरिक पाए जाते थे। ये बात क्लियर हुई तो यही अपन लिखेंगे, लेकिन वास्तव में यह सभ्यता मिश्रित थी। कैसी थी? मिश्रित थी। ये अपन को पता किससे चला है? जो अस्थि पंजर हमें प्राप्त हुए हैं उससे हमें पता चला है कि यह जो सभ्यता थी कैसी थी? मिश्रित सभ्यता थी। लेकिन कुछ विद्वान इस सभ्यता को विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए जो एक प्रथा चली आ रही है कि जो लोग द्रविड़ सभ्यता होने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके अनुसार जो था द्रविड़ों के शवों को दफनाया जाता था। क्या? दफनाया जाता था। इस सभ्यता में क्या होता था? उनको जलाने के बाद दफनाया जाता था। क्या होता था? पहले हल्का से जला दिया जाता था और फिर उनके शवों को क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। समझ गए मेरी बात? क्या देखिए इस सभ्यता में क्या था? शवों को पहले दफनाया जाता था, लेकिन क्या होता था? द्रविड़ में क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। लेकिन अधिकांश अगर लोगों की अपन बात करें तो इस सभ्यता में लोग क्या करते थे? पहले उन्हें जलाते थे शवों को और फिर उनको दफनाते थे। अब देखिए इस सभ्यता का क्या करते हैं? विरोध करते हैं कुछ लोग द्रविड़ सभ्यता होने का। क्यों करते हैं? तो देखिए अपन देख रहे हैं कुछ लोग द्रविड़ सभ्यता होने का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं, क्योंकि द्रविड़ों में शवों को, किसको? शवों को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। लेकिन इस सभ्यता में, कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा में। लेकिन इस सभ्यता में शवों को जलाने के बाद दफनाया जाता था। पहले इनको जला दिया जाता था, फिर क्या कर दिया जाता? दफनाया जाता था, फिर दफना दिया जाता था। ये बात क्लियर हुई? देखिए द्रविड़ों में क्या था, ये बात समझ में आई? द्रविड़ों में शवों को क्या किया जाता था? पहले दफनाया जाता था। ये बात क्लियर है? क्या किया जाता था? पहले दफनाया जाता था। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाता था? शवों को पहले जलाया जाता था, उसके बाद शवों को दफनाया जाता था। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? परंतु अब आगे अपन दूसरी प्रक्रिया कर रहे हैं कि दूसरा क्या है कि इसके बाद देखिए एक नई सभ्यता थी, एक प्रभु दमन, वो दक्षिण भारत में सभ्यता विकसित हुई थी। ये क्लियर हुई अपनों? इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे अपन इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह वगैरह देख लेते हैं कि इस सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे। तो आगे अपन बढ़ रहे हैं। देखिए इस सभ्यता में सुतकांगडोर,
अमलादीनो, बालाकोट, ये प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाह यहाँ से क्या होता था, ट्रांसपोर्ट, सामान का आदान प्रदान किया जाता था। बंदरगाह से क्या होता था, बड़े बड़े जहाज़ों एवं नौकाओं द्वारा आयात एवं निर्यात किया जाता था। तो देखिए इस सभ्यता में सूतकांगेडोर, अमलादीनो एवं बालाकोट ये प्रमुख बंदरगाह थे। क्या थे ये? प्रमुख बंदरगाह थे। यहाँ से आयात एवं निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था? आयात एवं निर्यात किया जाता था। किसके माध्यम से? तो नौकाओं के माध्यम से, नाव के माध्यम से क्या किया जाता था? यहाँ से आयात एवं निर्यात किया जाता था। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं अपन कि हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ नर्तकी वगैरह मिली हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से हमें पत्थर की नर्तकी यानी कि डांस करती हुई मूर्ति, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी हमें नर्तकी प्राप्त हुई है, डांस करती हुई नर्तकी मिली है। और इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों से हमें मातृ देवी यानी कि माता की, महिलाओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ का जो समाज था, यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? मातृ सत्तात्मक थे, माता की सत्ता में विश्वास करते थे। तो अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं कि इस सभ्यता से हमें पत्थर की नर्तकी मिली है। कहाँ से? किस स्थल से? हड़प्पा से मिली है। कहाँ से? हड़प्पा से। तो देखिए इस सभ्यता के एक स्थल हड़प्पा से हमें पत्थर की नर्तकी, किसकी? पत्थर की नर्तकी एवं मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से तांबे की नर्तकी, किसकी? तांबे की नर्तकी प्राप्त हुई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा से हमें तांबे की नर्तकी मिली है कि पत्थर की। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि हड़प्पा से तो हमें पत्थर की नर्तकी मिल रही है और मोहनजोदड़ो से हमें तांबे की नर्तकी मिल रही है। और इस सभ्यता के अधिकांश स्थल से हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता से हमें अधिकांश मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे अनुमान लगाया गया है, कि यह सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी, जिसमें क्या थी? माता की सत्ता थी, माता ही सर्वे सर्वा होती थी। ये बात समझ में आई। और इसके अलावा इस सभ्यता से हमें योगी की प्रतिमा, लिंग पूजा के साथ और धार्मिक संकेत भी मिले हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है, यह अनुमान लगाया गया है कि यह लोग शैव धर्म के, किसके? शैव धर्म में भगवान शिव के उपासक थे। किसके थे? भगवान
शिव के उपासक थे। तो अगला पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि इस सभ्यता से हमें क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता से योगी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। इस सभ्यता से हमें योगी की प्रतिमा एवं, देखो योगी की प्रतिमा तो मिली ही मिली है, इसके अलावा लिंग पूजा के संकेत, भगवान शिव के लिंग पूजा के संकेत मिले हैं। ये बात क्लियर हुई। तो इससे क्या होता है प्रतीत कि धार्मिक व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। किससे? यहाँ पर जो था वो धार्मिक व्यवस्था थी, क्योंकि योगी की प्रतिमा प्राप्त हो रही है, लिंग पूजा के संकेत मिल रहे हैं। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ से हमें धार्मिक संकेत मिले हैं। क्या मिले हैं? धार्मिक संकेत प्राप्त हुए हैं कि यह किसी न किसी धर्म को तो मानते ही थे। तो किस धर्म को मान रहे हैं? तो आप देख रहे हैं, इससे सूचित हो रहा है कि ये लोग हिंदू धर्म या शैव धर्म की पूजा करते थे। क्या करते थे? यह लोग हिंदू धर्म, कौन सा? हिंदू धर्म और शैव धर्म, कौन सा? शैव, भगवान शिव, शैव पूजा में विश्वास करते थे। क्या करते थे? शैव पूजा करते थे। भगवान शिव की क्या करते थे? पूजा करते थे। ये बात क्लियर हुई कि ये लोग देखिए धार्मिक दृष्टि से भी कैसे थे? धर्म को भी मानते थे। क्यों भैया? हमें इतनी सारी मूर्तियां मिल रही हैं, योगी की मूर्ति मिल रही है, लिंग पूजा के संकेत मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह लोग भगवान में भी आस्था रखते थे। तो ये लोग हिंदू धर्म या शैव पूजा करते थे। ये बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए इस जो सभ्यता है, इस सभ्यता से हमें राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती हैं। क्योंकि देखिए उस समय जो ऊंचे नगर थे, वहां पर ऊंचे नगर कच्ची एवं पक्की ईंटों के बने हुए थे, तो वहां पर राजशाही घराने के लोग निवास करते थे। जबकि जो निचले स्थलों पर जो भवन बने थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था देखी जाती है वो राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये अगला पॉइंट देख रहे हैं। इस सभ्यता से राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक, समझ रहे? दोनों की जानकारी मिलती, राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। ये बात क्लियर हुई कि यहाँ का जो समाज था, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थीं वो दो प्रकार की थीं। राजा का भी शासन था और लोग गणतंत्रात्मक भी थे। ये बात क्लियर हुई। इसके आगे अपन देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ईंटें मिली हैं वो एक खास प्रकार की ईंटें मिली हैं। ईंट जो नालियों को ढकने में, बड़ी बड़ी नालियों को ढकने में इनका प्रयोग किया जाता था। तो ये भी अपन आगे देख रहे हैं। इस सभ्यता से खास प्रकार की ईंटों को प्राप्त किया गया है, एक समान आकृति की। इस सभ्यता से खास प्रकार की ईंटें मिली हैं।
कैसी मिली हैं भैया ये ईंटें, इनकी आकृति क्या थी? तो देखिए 25 इंटू 12.5 इंटू 6.25 सामान्य प्रकार की ईंटें मिली हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई जो थी वो क्या थी? 25 इंटू 12.5 इंटू 6.25। ये इनकी क्या थी? आकृति थी। समझ में आया? जिनका प्रयोग किसमें किया जाता था? इन ईंटों का प्रयोग जो होता था वो नालियों को ढकने में होता था। किसको? नालियों को ढकने में किया जाता था। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए एक व्यक्ति हुए हैं स्टुअर्ट पिगट। कौन? स्टुअर्ट पिगट ने जो कहा है कि ये जो सभ्यता थी इसकी दो राजधानी थी। क्या थी? दो राजधानी, यानी जुड़वा राजधानी थी। दो कौन कौन सी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इन्होंने ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी बहुत बड़े विशाल क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। शुरुआत में जब इसके स्थल खोजे गए तो ये जो सभ्यता थी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। लेकिन वर्तमान दृष्टि में देखा जाए तो यह सभ्यता जो है आज इसके स्थल निम्नतक खोजे ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नगरों की संख्या बढ़ रही है। तो आज यह सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। उस समय इसकी आकृति जो थी त्रिभुजाकार थी। आज जो नए नगर खोज लिए गए हैं तो आज इसकी आकृति समचतुर्भुजाकार हो गई है। तो अब अपन आगे बात कर रहे हैं। एक कथन दिया है एक महोदय जी ने, इनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार इस सभ्यता की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दो जुड़वा राजधानी थी। क्या थी? दो जुड़वा राजधानी थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन किसने दिया है? स्टुअर्ट पिगट ने दिया है कि इस सभ्यता की दो प्रमुख जुड़वा राजधानी क्या थी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की प्रमुख जुड़वा राजधानी थी। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए आगे अपन बात कर रहे हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इस सभ्यता के पतन के बारे में कई प्रकार के विभिन्न मत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। कुछ कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो पतन किसके कारण हुआ? आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। अधिकांश लोग कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ। अब देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया? तो ऐसा तो संभव नहीं है कि संपूर्ण लोग ही उनके द्वारा मार दिए जाएं और एक नई सभ्यता का विकास किया जाए। क्योंकि देखिए इसके बाद जो एक सभ्यता आई वो वैदिक सभ्यता आई, पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। कौन नहीं चाहता कि अच्छे पक्के मकानों में रहें, नगरों में रहें, भवनों में रहें। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अच्छी फैसिलिटी के साथ जिएं। तो ये कथन तो हमारे अनुसार गलत हो जाता है कि आर्यों के आक्रमण के दौरान इस सभ्यता का क्या हुआ? समापन हुआ। हाँ, ये अपन कह सकते हैं कि संभवतः इस सभ्यता, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो कोई ना कोई नदी के किनारे स्थापित थी। क्योंकि पहले के लोग जो निवास करते थे वो नदियों के किनारे ही करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें देखिए पशु जल पी सकें, सिंचाई और जल अधिक मात्रा में मिल सके, इसलिए ये लोग क्या करते थे? नदियों के किनारे अपना जीवन यापन करते थे। संभवतः बाढ़ आई हो, क्या आई हो? बाढ़ आई हो और रात्रि की अवस्था में सभी लोग सो रहे हो, बाढ़ में बह गए हो, ये भवन पूरे के पूरे नष्ट हो गए। यह भी कारण हो सकता है। और एक अन्य कारण भी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यह सभ्यता पूरी नष्ट हो गई हो। तो अब देखिए यहाँ अपन हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करते हैं
कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन, तो देखिए कुछ विद्वान बाढ़ को, किसको, बाढ़ को इसके पतन का कारण मानते हैं, कारण मानते हैं। समझ गए, एक पॉइंट तो है। अब दूसरा, कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान आर्यों के आक्रमण को, किसको, आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण मानते हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन, किसको, जलवायु परिवर्तन को पतन का कारण मानते हैं, कारण मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर एग्जाम में आए कि हम क्या लगाएंगे कि सही एवं सबसे ज़्यादा माना जाने वाला कथन कौन सा है। तो जो सर्वमान्य कथन है, जो अपन ने अभी लास्ट में लिखा है, सर्वमान्य कथन है। क्या है सर्वमान्य कथन? जो अधिकांश विद्वान मानते हैं, वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पूरा विनाश हो गया। अधिकांश विद्वान इसी कथन को मानते हैं। आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हुए हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुतकांगीडोर, अमलादीनो, बालाकोट, सुरकोटदा, ये जो अन्य स्थल हैं, उनसे हमें कौन कौन से सामान एवं सामग्री मिली है, ये सब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।